किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को संसद में बैठने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संसद सदस्यों के शपथ और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 99 की। इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में विहित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है और उस पर हस्ताक्षर करना होता है। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले जो वर्ड क्या लिखा गया है कि संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को। तो अब चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, किसी भी सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, तो सदन में कहने का मतलब अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है। तो अगर राष्ट्रपति अवेलेबल है तब तो राष्ट्रपति इन लोगों को शपथ दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति इस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त करे तो उस व्यक्ति के सामने संसद सदस्यों को शपथ लेना होता है। तो यहाँ से एक बात पता चला कि संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, तो उसे शपथ कौन दिलाते हैं? तो उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है तो वह व्यक्ति ही संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यह बात समझ गए? चलिए अब बात करते हैं कि संसद सदस्य जो शपथ लेते हैं तो उस शपथ का प्रारूप संविधान में कहां पर है? तो उस शपथ का प्रारूप संविधान के तीसरी अनुसूची में है। तो यहां वही लिखा गया है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में जिस प्रारूप को शामिल किया गया, विहित का मतलब कि शामिल करना है, तो तीसरी अनुसूची में जिस प्रारूप को, मतलब शपथ के जिस प्रारूप को, जिस फॉर्मेट को शामिल किया गया है, तो उसी फॉर्मेट में, उसी प्रारूप में ये संसद सदस्य शपथ लेते हैं और उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यह बात आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि जब तक सदन का सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और ना ही मतदान कर सकता है। अब देखिए, तो यहाँ क्या लिखा गया है कि जब तक सदन का सदस्य, तो सदन का सदस्य कहने का मतलब या तो फिर लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य, क्योंकि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो सदन का सदस्य के जगह संसद का सदस्य भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम में संसद का सदस्य वर्ड भी लिखा हुआ हो सकता है। और यहाँ पर भी देखिए एक जो वर्ड है संसद, ये सदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो यहाँ भी आप संसद वर्ड लिख सकते हैं कि संसद के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि संसद के 2 सदन हैं तो उसी 2 सदन की बैठक की बात हो रही है। अब चलिए बात करते हैं, इस पूरे पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जब तक
संसद का या संसद के किसी भी सदन का शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन के किसी भी बैठक में, मतलब या तो लोकसभा की किसी भी बैठक में या फिर राज्यसभा की किसी भी बैठक में वह हिस्सा नहीं ले सकता है, भाग नहीं ले सकता है और ना ही मतदान कर सकता है। और फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट है कि वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संसद के द्वारा जो विशेषाधिकार अर्थात विशेष अधिकार और जो छूट जो दिए जाते हैं तो वह छूट और वह विशेषाधिकार इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो अब आइए इन दोनों पॉइंट को संक्षेप में एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीतता है। तो चुनाव जीतने के बाद उस व्यक्ति को, उस निर्वाचित व्यक्ति को, उस चुने गए व्यक्ति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेना होता है। किस प्रारूप में? तो संविधान की 3री अनुसूची में जो प्रारूप शामिल है उसी प्रारूप में उन्हें शपथ लेना होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब तक वह संसद सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले लेता है तब तक वह अपने अपने सदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है, भाग नहीं ले सकता है और ना ही मतदान कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि ठीक है उसने लोकसभा या राज्यसभा का तो चुनाव जीत लिया, लेकिन अभी तक उसने संसद सदस्य के रूप में शपथ नहीं लिया है। तो जब तक संसद सदस्य के रूप में वह शपथ नहीं ले लेता है तो इसी वजह से उसे संसद के किसी भी बैठक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा और ना ही उसे मतदान करने दिया जाएगा और इस स्थिति में उसे संसद के किसी भी विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां नहीं प्राप्त होगी। तो यही था अनुच्छेद 99। अब बात करते हैं अनुच्छेद 104 की। तो यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 99 से ही संबंधित है। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन में बैठता है, यहाँ पर आप फिर से संसद वर्ड भी लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संसद में बैठता है या मतदान करता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना या दंड देना होगा। अच्छा, मतदान करने का मतलब क्या है? यहाँ भी मतदान वर्ड था कि संसद में अगर कोई भी मुद्दा आता है, संसद के किसी भी सदन में जो मुद्दा आता है तो उस मुद्दे पर वह मतदान नहीं कर सकता है जब तक वह शपथ नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ वही था कि निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन में बैठता है या मतदान करता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना या दंड देना होता है। तो आइए जानते हैं किन किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को संसद में बैठने या मतदान करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होता है प्रतिदिन के हिसाब से। पहला है कि शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले यदि कोई व्यक्ति शपथ मतलब संसद सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले ही अगर वह संसद के किसी भी सदन में बैठता है या संसद के किसी भी सदन में मतदान करता है तो उसका दोषी पाए जाने पर उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। मतलब जितने दिन उसने बिना शपथ लिए संसद में बैठा तो उतने दिन के लिए उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। फिर बात करते हैं दूसरी जो परिस्थिति है वह यह है कि यदि उसे मालूम हो, मतलब उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति संसद में बैठा है, यदि उसे मालूम हो कि वह योग्य नहीं है। वह योग्य नहीं है का मतलब कि उसे यह मालूम हो कि संसद का सदस्य बनने के लिए वह योग्य नहीं है, अर्थात उसके पास योग्यता नहीं है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगर उसे पता है कि हमारे पास योग्यता नहीं है फिर भी अगर वह बैठ जाता है संसद में जाकर तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होता है। या फिर अगर उसे यह मालूम है कि संसद द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया हो, मान लीजिए कि वह पहले संसद का सदस्य था लेकिन किसी कारणवश
संसद ने उसे अयोग्य ठहरा दिया, लेकिन उसके बावजूद वह संसद में बैठता है तो उस स्थिति में भी उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। तो यही वह परिस्थितियां हैं। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 106 की। इसके अंतर्गत संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पहला पॉइंट है कि संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। तो देखिए, बात करें कि जिस तरह से अनुच्छेद 99 संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से संबंधित था, ठीक उसी तरीके से यह जो अनुच्छेद 106 है, तो यह भी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। तो पहला पॉइंट क्या था कि संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। अर्थात संसद जो वेतन एवं भत्ता निर्धारित करेगा वही वेतन भत्ता इन्हें मिलेगा। फिर बात करते हैं कि संविधान में संसद सदस्यों के पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, पेंशन की बात हो रही है अब, कि संविधान में संसद सदस्यों के पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। अब कैसे देती है, तो आइए इसे जानते हैं। तो बात करते हैं कि संसद 1954 में संसद सदस्यों के लिए वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया है। ठीक है, तो जिसका नाम है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954। तो इसी अधिनियम के तहत जब जब संसद निर्धारित करती है कि संसद सदस्यों को इतने वेतन इतने भत्ते मिलने चाहिए, तब तब जो है वही निर्धारित वेतन एवं भत्ता संसद सदस्यों को मिलता है। तो यह किस अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाता है, तो संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी अधिनियम के तहत वर्ष 2018 में संसद सदस्यों को वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। मतलब अब वर्तमान में अर्थात वर्ष 2018 से संसद सदस्यों को, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का, तो संसद सदस्यों को जो अब वेतन मिलता है वह कितना मिलता है, तो 1 लाख रुपए प्रतिमाह, और जबकि पहले कितना था, तो 50,000 रुपये प्रतिमाह। तो यह वेतन में वृद्धि कब किया गया, तो वर्ष 2018 में किया गया, और तब से यह वृद्धि अभी जारी है और अभी भी वर्तमान में 1 लाख रुपये प्रतिमाह ही मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो है संसद सदस्यों को कई सारी भत्ते भी मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भत्ता इन लोगों को दिया जाता है। सबसे पहला है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, यानी चुनाव क्षेत्र भत्ता। ठीक है, या क्षेत्रीय भत्ता भी हम कह सकते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मतलब कि जो भी संसद सदस्य जिस जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए भत्ता दिया जाता है प्रतिमाह। तो यह जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, इसे 45,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। सभी 2018 में किया गया है। ठीक है, तो पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन लोगों को भत्ता 45,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब 70,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता का मतलब समझ गए कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, ठीक है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उन्हें प्रतिमाह अब 70,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। फिर बात करते हैं कार्यालय खर्च के लिए, यानी ऑफिस खर्च के लिए इन्हें कितना दिया जाता है, तो 45,000 रुपये से बढ़ाकर अब 60,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो यह सभी जो है भत्ते के अंतर्गत ही आता है। अब एक होता है दैनिक भत्ता, यानी डेली जो भत्ता दिया जाता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं दैनिक भत्ता। तो दैनिक भत्ता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। तो यहाँ वर्ड क्या है, प्रतिदिन, क्योंकि दैनिक का मतलब क्या, डेली मिलने वाला
जो भत्ता होता है। तो यह बैठक वगैरह जो होता है, अधिवेशन और जो होता है, उसी के लिए यह भत्ता दिया जाता है। तो पहले कितना मिलता था? 1000 रुपये डेली मिलता था, जबकि अब 2000 रुपये डेली मिलता है। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखना है कि यह जो दैनिक भत्ता में वृद्धि किया गया 1000 से बढ़ाकर 2000, तो यह वर्ष 2018 में नहीं किया गया है, बल्कि वर्ष 2010 में ही किया गया था। चलिए, वेतन एवं भत्ते से तो समझ गए। अब बात करते हैं पेंशन की, संसद सदस्यों को मिलने वाला पेंशन। तो देखिए, 1976 से यह प्रावधान किया गया कि संसद सदस्य हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने का इन्हें अधिकार है। मतलब क्या हुआ कि 1976 से हर 5 वर्ष की अवधि के लिए, क्योंकि संसद सदस्यों का कार्यकाल, जैसे लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। तो 1976 से हर 5 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें पेंशन पाने का अधिकार है। इसके अलावा पेंशन तो दिया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा और इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? तो इसके अलावा मुफ्त आवास, यात्रा सुविधाएं, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि, ये सब भी इन्हें मिलती है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।